हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट पर इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन की वीडियो। इसमें क्या है कि हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CDP के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो क्या चीज़ करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो डिस्लेक्सिया में क्या चीज़ करने में हमारी कठिनाई होगी? पढ़ने में। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त बालक के रूप में पाता है तो उसे, यदि कोई अध्यापक एक कक्षा में किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को समस्याग्रस्त बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को सहानुभूति देनी चाहिए, या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए और तत्काल या घर भेजना चाहिए। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको परामर्श देना चाहिए। अगर कोई अध्यापक जो है किसी बच्चे को समस्याग्रस्त अवस्था में पाता है तो उसको क्या है? बच्चे को परामर्श देना चाहिए कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके क्या, उसको आगे जाके क्या क्या परेशानी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य धारा की शिक्षा का क्या अर्थ है? जो मुख्य धारा की शिक्षा है उसका क्या अर्थ है? तो बोलते ही पहला ऑप्शन है हमारा, एक ही कक्षा में कई अलग अलग प्रकार के बच्चे, एक ही कक्षा में सीखने की अक्षमता वाले कई अलग अलग तरह के बच्चे, एक कक्षा में समान प्रकार के शिक्षार्थी, कक्षा में विशेष प्रकार के शिक्षार्थी। तो मुख्य धारा की शिक्षा क्या होती है कि उसमें एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे, जैसे एक ही कक्षा में सामान्य बालक भी होंगे, विशिष्ट भी होंगे, गॉड गिफ्टेड भी होंगे, और जो है सारे के सारे बच्चे होंगे उसमें जो है कुछ मंदबुद्धि बालक भी होंगे, सारे के सारे विशेष बच्चे उसमें होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब सभी प्रकार के शिक्षार्थियों तक पहुंचने, शिक्षार्थी मतलब सभी प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मतलब जैसे सभी शिक्षार्थी मतलब उसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं, उसमें सामान्य भी हैं, उसमें विशिष्ट भी हैं, उसमें प्रतिभाशाली बालक भी हैं, सभी। तो इसको हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार में प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। अब जो संचार है उससे प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग द्वारा नहीं किया, मतलब कौन से बालक जो हैं जिनसे हमें श्रव्य जानकारी का जो उपयोग नहीं कर सकते? श्रवण बाधित, जो सुन नहीं सकते, दृष्टिबाधित, जो देख नहीं सकते, मानसिक रूप से विकलांग छात्र। मानसिक रूप से विकलांग छात्र कौन होते हैं? जो जिनका मानसिक स्तर ठीक नहीं होता है, जिनका दिमाग ठीक नहीं होता है। शारीरिक रूप से अक्षम छात्र, शारीरिक रूप से कौन होंगे? जो हमारे हैंडीकैप्ड होंगे, जिनको चलने फिरने में या किसी काम को करने में कोई किसी प्रकार की परेशानी होगी या प्रॉब्लम होगी। तो हमारा जो उसका आंसर क्या होगा? श्रव्य जानकारी का उपयोग, श्रवण बाधित छात्र। इसमें कौन आएंगे? हमारे श्रवण बाधित छात्र। एक कमज़ोर छात्र को कैसे पढ़ाएंगे? एक जो कमज़ोर छात्र है, हमारा विद्यार्थी है, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे? तो कैसे पढ़ाएंगे उसको? उन्हें हर दिन एक नई किताब देकर, अगर कोई कमज़ोर छात्र है, कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, हमारा विद्यार्थी है, तो हम उसको एक नई किताब देंगे तो इसका क्या फ़ायदा है कि उसको चाहे जितनी मर्जी किताबें दे दो, अगर वो पढ़ेगा नहीं, सीखेगा कि नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा है? उन्हें बुद्धिमान छात्र के साथ पढ़ाना चाहिए। कोई बुद्धिमान छात्र है उसके साथ पढ़ाना चाहिए।
इसका भी क्या मतलब, अगर छात्र को पढ़ाना ही है, बुद्धिमान छात्र के साथ बिठा देंगे तो क्या फ़ायदा। उन्हें अलग से समय देकर पढ़ाना चाहिए, तो उसे अलग से समय ये हो सकता है। उन्हें कहना चाहिए कि उसको कठिन परिश्रम करके सफल होना चाहिए। हम उसको एडवाइस दे सकते हैं, बट जब तक हम उसे अलग से टाइम नहीं देंगे, अलग से समय नहीं देंगे, अलग से हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उन्हें अलग से समय देकर पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। एक समावेशी कक्षा है, उसमें हमने अगर कविता पढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। समावेशी कक्षा हमें पता है कौन सी होती है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य, विशिष्ट, विकलांग, जो सारे के सारे बच्चे जो हैं, दिव्यांग, आजकल उनको दिव्यांग बोला जाता है। तो जो है सभी प्रकार के जो बच्चे हैं वो होते हैं हमारी एक समावेशी कक्षा में। तो इसको क्या करेंगे, कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। क्या कर सकते हैं कि कविता को हम टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। अब बच्चे जो है टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे तो उनको सुनना जरूरी है, पर अगर बच्चा जो है समावेशी कक्षा, तो ये भी हो सकता है ना कि कुछ बच्चे वहाँ पे ऐसे हों जो सुन नहीं सकते हों ध्यान से, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे। आगे हमारा है, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे। हाँ, कविता को पढ़ाने के लिए हम एक से अधिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, गा के, दिखा कर, किसी भी तरीके से हम ऐसे गा के कर सकते हैं। जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर, हम हाव भाव से अच्छे से मतलब उनको सुनाएंगे ताकि बच्चों के विभिन्न इंद्रियों से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले। मुझे तो यही आंसर सही लग रहा है। आगे देखते हैं, एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों को समझ आए। अब कविता को बार बार सुनाएंगे तो ये तो रटाना हो गया ना, कि बार बार उसको रटाए जा रहे हैं, बार बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे, ठीक है। आगे है, कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे। तो कविता को चार्ट पर लिख दिया, पर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, वो कैसे देखेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक क्या करेंगे, हम विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसमें हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको ज़रूरी है कि आपको CTET के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम क्वेश्चन को समझेंगे, हम रट्टा नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है। अब विकलांगता क्या होती है कि बच्चों को किसी न किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो एक बालक को क्या करेगी, वो हस्तलेख योग्यता मतलब उसको लिखने में परेशानी हो रही है, उसको क्या है, लिखने में परेशानी हो रही है, लिखने में उसको परेशानी हो रही है। और सूक्ष्म प्रेरक कौशल क्या होते हैं, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म प्रेरक कौशल, ठीक है, जिसको हम फाइन मोटर्स बोलते हैं। और फाइन मोटर्स में क्या होता है कि छोटी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये किससे जो है, ये कौशल किसको प्रभावित करता है, किसको करेगा, डिस्ग्राफिया से समझ लो कि उसमें लिखने में, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं जो हम, तो वो क्या होता है, लिखने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया हमारा होता है जिसमें गणित संबंधी जो अक्षमताएं होती हैं, ठीक है, इसमें गणित में हमें प्रॉब्लम आती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक जो है का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या। अब जो एक अध्यापक है हमारे पास, उसका क्या होगा, सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होगा। जहाँ भी आवश्यकता हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, मतलब जहाँ पर उसको लगे कि आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, उसको उपचारात्मक सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या, निदान भी करेंगे, ठीक है। प्रभावी अध्यापन करना, प्रभावी अध्यापक भी करना, ये भी ठीक है। कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन कायम रखना, तो ये भी जरूरी है कि कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन हम कायम रखें। पर बच्चों के विकास को मार्गदर्शित करना जो है हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट होगा।
मतलब इन्होंने पूछा है हमसे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसमें हमारा जो है बच्चों के विकास को मार्गदर्शन कर, बच्चों को किस तरीके से काम करना है, उनको किस तरह से पढ़ाना है ताकि उनकी सर्वाधिक विकास हो जाए, ठीक है, उनकी सभी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक विकास, सारे के सारे विकास हो, तो उसके लिए हमें बच्चों को क्या करना है, मार्गदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वही विद्यार्थी से यदि लगातार समान नतीजे पाए जाए, मतलब एक विद्यार्थी है, हर परीक्षा में उससे बार बार परीक्षा ली जा रही है और समान नतीजे मिल रहे हैं, हमें समान प्रकार के नतीजे मिल रहे हैं, तो ये मूल्यांकन क्या होगा, तो हमारा ये विश्वसनीय होगा। विश्वसनीय मतलब हमें पक्का पता है कि ये विद्यार्थी प्रतिभावान है, ये थोड़ा इस विषय में कमज़ोर विद्यार्थी है, तो ये विश्वसनीय होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल में जोखिम कारक क्या है। अब स्कूल जो है हमारा, उसमें सबसे जोखिम कारक क्या है, छात्रों का स्वास्थ्य, असुरक्षित पानी, अस्वच्छता और खराब हाइजीन, स्कूल परिसर, शिक्षकों का रवैया। तो उसमें सबसे जोखिम क्या होगा, असुरक्षित पानी। अगर स्कूल में पानी जो है सुरक्षित नहीं है, उसमें कीड़े हैं या गंदा पानी है, तो वो कई प्रकार की बीमारियों को फैला सकता है। अस्वच्छता है, गंदगी है, उससे कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। खराब हाइजीन, तो ये क्या है, जोखिम कारक है। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता। मतलब कौन सा कथन ऐसा है जो अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता, तो कौन सा नहीं है। अधिगम क्या होता है, सीखना, लर्निंग, प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है, तो ये सही है, होता है। ना सीखना भी एक अधिगम प्रक्रिया, हम कुछ नहीं भी सीख रहे हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बचपन से हम कुछ ना कुछ सीखे जा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से, अपने नेबर से, सभी से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसे स्थान है जहाँ पर अधिगम होता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, ये भी सही है, पर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसे साधन है जहाँ पर अधिगम होता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो है जीवन से मृत्यु तक हमेशा ही सीखता रहता है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। मतलब नहीं पूछा है तो ये होगा। नहीं वाले जो क्वेश्चन है हमें उनको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, क्योंकि सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, हम भी थोड़े मोटिवेट हों कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाएं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो। और CDP के साथ साथ हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इन सभी की एक एक वीडियो लाएं, या पूरी सीरीज़ चलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 6 की छात्रा है रूपा, बोलते हैं कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसको क्या है, कहानियों की किताब पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक जो है किताबें पढ़ी हैं, वो कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी है उसने, और उसने अपने शिक्षकों की चहेती है। तो छात्रा क्या है, तो वो अपने माता पिता को नंदी देखना चाहती है, नहीं, वो खुद पढ़ना चाहती है, उसको पसंद है पढ़ना, तो अपने माता पिता को आनंदित देखना ये कोई बना नहीं। आंतरिक रूप से प्रेरित क्या होता है, जिसको खुद करना पसंद है, तो इसका आंसर सही यही होगा। आगे हमारा ऑप्शन है बाहरी रूप से प्रेरित। तो बाहरी से मतलब कोई हम इनाम के लिए कि कोई प्राइज़ के लिए, वो हमारी मोटिवेशन होती है, तो वो होता है हमारा बाहरी रूप से प्रेरित। अच्छे अंक पाने की चाह, अच्छे अंक, ये भी बाहरी हो गया। पर आंतरिक रूप से प्रेरित है क्योंकि उसको खुद पढ़ना पसंद है, वो खुद से पढ़ना चाहती है, तो हमारा सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है। अपने विद्यार्थियों को क्या करना है, अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सर्वोत्तम तरीका कौन सा, मतलब सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका जो है कौन सा है। संपूर्ण कक्षा के लिए एक दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर निर्धारित करना, मतलब पूरी की पूरी कक्षा के लिए एक दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर को निर्धारित करना। सर्वाधिक उपहंत विद्यार्थियों को पुरस्कृत और प्रशंसा करना, मतलब जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको पुरस्कार करना और उनकी प्रशंसा करना, उनको अच्छा बताना, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, बच्चों को अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने
और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहायता करना। तो बच्चों को मतलब अपने स्वयं के जो लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में क्या करना, सहायता करना। विद्यार्थियों में अंकों की प्रतिस्पर्धा, तो विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तो ये तो अच्छा नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करके उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको स्वयं निर्धारित करना है और उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है, कार्य करने में उसको सहायता करना। आगे हमारा है अनुसंधान से पता चलता है। अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च। बोलते अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चरण है तो संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो क्या है, अभिप्रेरणा। हमने अभिप्रेरणा पढ़ा है कि अभिप्रेरणा क्या होती है, बच्चा जो है खुद अभिप्रेरित होता है, खुद उसको प्रेरणा मिलती है कि मैंने ये काम करना है। तो ये सीखने की प्रक्रिया में प्रबल चरण है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे टॉप 15 क्वेश्चन थे। आपके सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपको आंसर करना है। आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसको देखना है और उसके बाद आंसर को रिप्लाई करना है। जो पेडागोजी होती है बहुत आसान होती है, बड़े अच्छे से हम मार्क्स ले सकते हैं। मेरे सीटेट में 29 मार्क्स थे CDP में। तो ऐसे ही आप भी अच्छे से समझ के क्वेश्चन का आंसर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी वीडियो बनाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम क्या आपके लिए और कर सकते हैं। धन्यवाद।